हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं भाई 12 मिनट की सीरीज की आईडी की चैप्टर 2 में। मैं यहाँ पे लिख दिया 1950 से लेकर 1990 तक। देखो ऐसे मेरा क्या मोटिव है कि मैंने हर चैप्टर 12-12 मिनट में ख़त्म करनी है, और जैसे हमारा एग्जाम पास आते रहेगा मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी भी एक बढ़िया से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो देर ना करके शुरू करते हैं कहाँ पे, चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। हमेशा की तरह वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे पहले बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की। तो सेंट्रल प्रॉब्लम एक्चुअली इकोनॉमी की क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। फटाफट से मैं सबकी डायग्राम बनाता हूँ, लिख लो क्योंकि चैप्टर हमको खत्म करनी है 12 मिनट में। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी टोटल गुड्स को यानी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यानी कौन सी गुड्स, यहां पे लिखो कैपिटल गुड्स और यहां पे लिख दो कंज्यूमर गुड्स। दो पार्ट में डिवाइड करा, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। दोनों में कंफ्यूजन कि हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिर लिखा यहां पे हाउ टू प्रोड्यूस। ये कौन सी डिफरेंशिएशन है, ये टेक्निकल डिफरेंशिएशन है, यानी यहां पे कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हैं। तो टेक्निक को दो पार्ट में इकोनॉमिक्स में डिवाइड करा गया। यहां पे लेबर इंटेंसिव और यहां पे क्या है, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या हो जाएगा, यानी मैन पावर को यूज करेंगे हम काम करने के लिए। कैपिटल इंटेंसिव में यहां पे क्या होगा, मशीन यूज करेंगे हम काम करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, किसके लिए यहां पे प्रोड्यूस करने वाले हम। तो दो टाइप की कैटेगरी यहां पे हम डिवाइड कर दे, कैटेगरी ऑफ पीपल। तो यहां पे लिखो पुअर सेक्शन और यहां पे आ जाएगा रिच सेक्शन। ठीक है, तो दो टाइप की किसके लिए प्रोड्यूस करते। तो ये हमारे लिए सारे कंफ्यूजन थी, ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हम बोलते हैं इसको। उसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कितनी टाइप्स की इकोनॉमिक सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का एक्चुअली क्या मतलब है मैं बोल देता हूँ, सुन लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस फेयर। याद रखना, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फादर कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको बोल देता हूँ कि कैपिटल इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है। यानी यहाँ पे कैपिटल इकोनॉमिक्स में क्या है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसाइड करेगा यहाँ पे मार्केट फोर्स। कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्स, जिसको हम और इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं डिमांड एंड सप्लाई। यानी यहाँ पे लेजिस फेयर का मतलब क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसलिए इसके नाम क्या पड़ गया, लेजिस फेयर। उसके बाद आ जाओ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी यही सेम, what to produce, how to produce and for whom to produce are totally decided by the government। कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो इसकी फादर कौन थे, कार्ल मार्क्स। फिर आ जाओ मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या हुआ, what to produce, how to produce and for whom to produce they are decided jointly by market force and government, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, मिक्स इकोनॉमी। इसकी फादर कौन है, जेएम कीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की। देखो इकोनॉमिक प्लानिंग एक्चुअली चाहिए क्यों था, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक हमने पढ़ लिया, यानी हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। तो देश तो हमारे हाथ में आ गया, बट देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए था, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हमने क्या करा, प्लानिंग कमीशन सेटअप करा। इन 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीएम। तो उस टाइम की जो चेयरमैन थे पीटी जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हीं की अंडर में हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे सेटअप करा। तो यहाँ पे क्या था, अंडर द प्लानिंग कमीशन, पीसी फॉर प्लानिंग कमीशन, टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग वर कंस्टिट्यूटेड। यानी एक हो गया लॉन्ग टर्म प्लान, यहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है, यहाँ पे देखो 20 साल के लिए, जो तुम एक्चुअली बुक में पढ़ते हो। और क्या एक शॉर्ट टर्म प्लान, जिसको तुम बोलते हो हिंदी में पंचवार्षिक योजना। ठीक है, तो दो प्लान यहाँ पे डिसाइड हुए। 5 ईयर प्लान जो एक्चुअली था वो कहाँ से बोरोड हुआ था, यूएसएसआर से, याद रखना है इसको। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ, 1951 से लेके 1956 तक। एंड लास्ट 5 ईयर प्लान ये कब हुआ, 2012 से लेके 17 तक। बट एक्चुअली हुआ क्या, ये पूरा कंप्लीट टेन्योर नहीं किया था। क्यों, क्योंकि देखो 1 जनवरी 15 में हमने प्लानिंग कमीशन को चेंज करके क्या करा दिया, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, कब चेंज हुआ, मैंने यहां पे डाल दी। आगे देखो, अब मैंने अभी बात करा था कि लॉन्ग टर्म गोल, ये जो गोल्स है एक्चुअली तुम यहां पे लिख सकते हो, ये लॉन्ग टर्म गोल है, जो 20 साल में हम क्या क्या अचीव करने वाले, जो लॉन्ग टर्म गोल है वो 5 ईयर प्लान की क्या है लॉन्ग टर्म गोल। इसकी देखो क्या क्या आ गया, पहले क्या आ गया, ग्रोथ।
ग्रोथ मतलब किस चीज का ग्रोथ? मैंने यहाँ पे लिखा ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ विथ एफिशिएंसी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। यानी जीडीपी ग्रोथ यानी प्रोडक्शन यानी सामान की ग्रोथ तो होगा ही होगा, साथ में उसको यूज करने की एफिशिएंसी। और फॉर एग्जाम्पल हमने मशीन बना ली, तुमने सब कुछ कर दिया, तुमने बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, बट उसको यूज करने के लिए कैसे यूज होता है हमको लोगों को पता नहीं है, तो कोई फायदा है उस चीज का? नहीं फायदा है। तो इसलिए ये क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन तो करो, अच्छी बात है, साथ में जो इंसान है उनका भी डेवलपमेंट, उनको स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ ताकि इस सामान की परफेक्ट यूटिलाइजेशन करना वो सीख जाए। ये बात थी। तो एक्चुअली मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जीडीपी है क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देके यहाँ पे बोल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई भी सामान को यहाँ पे प्रोड्यूस किया 10 रुपए में और इसमें अपनी प्रॉफिट ऐड किया 5, मार्केट में बेच दिया 15 रुपए में, तो ये जो 15 रुपए की वैल्यू है ये तुम्हारा क्या है? जीडीपी, यानी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये तुम्हारा क्या होता है? जीडीपी का डेफिनेशन, याद रखना। उसके बाद अब आ जाओ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? यानी चेंज इन टेक्निक, यानी जो पुराना टेक्निक को छोड़ो, नया टेक्निक एडॉप्शन करो, यानी यहाँ पे क्या हो गया? मॉडर्नाइजेशन। और दूसरी मॉडर्नाइजेशन क्या है? चेंज इन सोशल आउटलुक। यानी ये जो चेंज इन सोशल आउटलुक के बारे में बोला गया, ये स्पेशली बोला गया कि जो जेंडर है, हम बात करते हैं मेल फीमेल, कि मेल बाहर जाएगा काम करने के लिए, फीमेल घर के अंदर रहेगा, वो सारे को इरेडिकेट करो, यानी कंधे से कंधे मिला के यहाँ पे चलाओ कि यहाँ पे मेल की जितना पार्टिसिपेशन रहेगा, वुमेन यानी फीमेल की भी उतना ही पार्टिसिपेशन रहेगा। तो यानी यहाँ पे इसको बोला सोशल आउटलुक को चेंज करो। सेल्फ रिलायंस, यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, यानी बाहर से, यानी फॉरेन कंट्री से कोई भी सामान इंपोर्ट ना करके सेम सामान को इंडिया में प्रोड्यूस करो और इसको यूज करो, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। इक्विटी, यानी ये सारे ऊपर वाले जो सारे तुम्हारा यहाँ पे गोल है, दे ऑल आर वैल्यूलेस अनलेस इक्विटी। यानी इक्विटी का मतलब क्या है? जो सारे तुमने यहाँ पे जो नया नया पॉलिसी एडॉप्शन कर रहे हो, वो हर सेक्शन की पीपल के ऊपर पड़ना चाहिए। यानी ऐसे नहीं रिच इसको मान रहे, जो पुअर इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, तो देश तो वैसे की वैसे हो जाएगा, जो पुअर है वो पुअर होता रहेगा, जो रिच है वो रिच होता जाएगा। तो इसके क्या लेकर आया? इक्विटी, इक्वल इंप्लीकेशन ऑफ ऑल द अबव गोल्स ऑन द ऑल सेक्टर्स, सेक्टर और सेक्शन, साथ में दोनों याद रखना। फिर आ जाओ पॉलिसी फॉर डिफरेंट सेक्टर। डिफरेंट सेक्टर देखो, यहां पे देखो पिछले चैप्टर से यहां पे तुम क्या करते रहो, जो आईडी का ना सारे चैप्टर आपस में लिंक है। कैसे लिंक है? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर में क्या हुआ था, फिर उसके बाद फॉरेन सेक्टर में, फिर हमारे इंडस्ट्री में सेम। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सेक्टर तो सेम रहेंगे, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएगा वो हम पढ़ते रहेंगे। देखो पहले क्या आएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें क्या क्या हमने चेंजेस लेके आए। लैंड रिफॉर्म लेके आए, इसका क्या मतलब था? चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, किससे कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम जमींदार टू टीलर, यानी जो मिडिल मैन थे जमींदार गवर्नमेंट और टीलर के बीच में, उनको हटा दिया गया। उनके नाम पे जो जमीन था वो हम किसको दे दिया गया? हमने टीलर को, जो जमीन में एक्चुअली काम करने वाले, तो उनको दिया गया। लैंड सीलिंग, इसका मतलब क्या था? स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड पर इंडिविजुअली, यानी एक इंडिविजुअल इंसान पर मैक्सिमम कितना जमीन रहेगा उसको गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, और उससे जमीन एक्स्ट्रा पा गया तो गवर्नमेंट उसको छीन लेगा, फिर इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये था लैंड। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन रिवोल्यूशन, यहाँ पे 4-5 बार टिक मार दो, गोला मार दो, कुछ भी करो। कैसे करो? ग्रीन रिवोल्यूशन ये क्या है तुम्हारा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड ग्रेन बाय यूजिंग HIV सीड्स। देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिमिटेड नहीं होता, क्योंकि देखो HIV सीड्स आएगा, जाहिर सी बात है इरिगेशन भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर भी एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, सबको मिला के आता है ग्रीन रिवोल्यूशन। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको देख रखा है, तो नीचे इसको देख लो क्या क्या है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का क्वेश्चन में आया, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन तो हो गया, साथ में और क्या पॉइंट लिखो। यानी यूज ऑफ HIV सीड्स, पहले हमने क्या यूज करना? HIV सीड्स, जो प्रोडक्शन को हाई रेट में ग्रोथ कर देगा। यानी इसके लिए क्या चाहिए? मैंने बोला अभी, इसके लिए हमको क्या चाहिए? सफिशिएंट इरिगेशन चाहिए। यानी यहाँ पे 4 to 10 टाइम्स मोर, 4 to 10 टाइम्स मोर यहाँ पे इनको इरिगेशन चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ताकि ये सेम जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे उसी क्वांटिटी में ये क्या कर सके? प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। अब बात करते हैं फादर ऑफ रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है? एक्चुअली अगर वर्ल्ड की लेवल पे देखें तो यहाँ पे NE जो बर्लग है वो यहाँ पे क्या है? पूरा होल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन की फादर है। अगर हम बात करें इंडिया में फादर कौन है ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो यहाँ पे देख सकते हो MS स्वामीनाथन है यहाँ की फादर इंडिया में। तो क्वेश्चन पढ़ लेना, तो किसकी फादर के बारे में पूछ रहा है, इन इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे देख लो
इट हैपन इन 2 फेजेस। जो तुम्हारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो 2 फेज में हुआ था, 60:70 पहला फेज था ये, और सेकंड फेज कब आया 70:80। ठीक है, ये सारे पॉइंट तुमको याद होने चाहिए एग्जाम। आ जाओ देखो इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की एक्चुअली इफेक्ट क्या क्या पड़ा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। देखो पहले क्या हुआ यहाँ पे कि मार्केट सरप्लस हुआ। क्या हुआ, मार्केट सरप्लस। क्या है ये मार्केट सरप्लस, देखो यानी पहले हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहे थे वो हैंड टू माउथ, यानी खुद अपनी खेती में प्रोडक्शन करो और खुद खा लो। बट यहाँ पे क्या हुआ, इतनी हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया तो मैंने भी करोगे और मार्केट में बेच भी लोगे, ये फायदा हो गया। बफर स्टॉक, तो हमारे पास सप्लाई ज्यादा हो गया, स्टॉक ज्यादा हो गया। बेनिफिट टू लोअर इनकम ग्रुप, यानी जो पीपल, देखो सप्लाई इंक्रीज होने पर कोई भी सामान का उसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। यानी पहले जो लोअर इनकम ग्रुप इसको खरीद नहीं पा रहे थे, प्राइस कम होने की वजह से वो भी इसको खरीद पाएंगे, तो उनके लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। फिर आगे देखो, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो बात करने वाले हैं, तो सबसे यहां पे जस्ट हमने अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ हमने 1947 में, ठीक है। तो इसलिए अब क्या हुआ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था यहाँ पे, गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का। यानी जो करेगा यहाँ पे गवर्नमेंट करेगा। कैसे, यानी क्योंकि पहले रीजन ये था शॉर्टेज ऑफ कैपिटल टू प्राइवेट सेक्टर, यानी मैक्सिमम गरीबी छाई हुई थी। अगर हम पिछले चैप्टर को एक बार रिव्यू मारते तो यानी पढ़े लिखे लोग कितने थे यार, 16% थे टोटल पॉपुलेशन की, उसमें वुमेन परसेंटेज मात्र 7% था। तो यहाँ पे पढ़ी लिखी तो बात, गरीबी की इतनी वाइड स्प्रेड था, तो पैसा किसके पास होगा, प्राइवेट के पास। तो इसलिए क्या हुआ, गवर्नमेंट को यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ा। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। एक बात मानो, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अभी अभी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको इमीडिएटली प्रॉफिट चाहिए, विदाउट प्रॉफिट वो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो यानी कौन से प्राइवेट, देखो फॉर एग्जाम्पल, अब छोटी सी एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुम कहीं गांव एरिया में जाओ और वहां पे बिल्कुल रिमोट एरिया, वहां पे जाके पिज्जा बेचने लग जाओ, तो कोई खाएगा तुम्हारा पिज्जा, वो अपने घर की दाल रोटी खाएंगे कि तुम्हारे पिज्जा खाएंगे, पैसा तो है नहीं हमारे पास। तो पहले लोगों को सिखाना पड़ेगा, उसके बाद लोग यूज में आ जाएंगे, तब उनको सामान बेचो। तो ये ओनली पॉसिबल था थ्रू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पहले, क्यों, गवर्नमेंट लॉस झेल सकता है, प्राइवेट कंपनी यहाँ पे लॉस नहीं झेल सकता। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी भैया मैंने अभी जो बोला कि यानी गवर्नमेंट को पहले चीज़ों को सिखाना पड़ेगा, सिखाने के लिए गवर्नमेंट को पहले पैसा खर्चना पड़ेगा, कोई इंसेंटिव मिलेगा नहीं, तो वो ओनली गवर्नमेंट कर सकता था। इसलिए स्टार्टिंग में सारे जो इंडस्ट्री सेक्टर था उसको हैंडओवर कौन कर लिया था, गवर्नमेंट। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू IPR 1956। कमेंट सेक्शन में ये मुझे बतानी है पक्का कि जो 1956 ये पहला IPR था कि उससे पहले कोई IPR और आया था, ठीक है। तो पहले डिवाइड कर दिया क्लासिफिकेशन IPR के हिसाब से, कितना, तीन शेड्यूल में डिवाइड कर दिया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तो क्या क्या डिवाइड कर दिया देखो, तो पहले यहाँ पे 17 इंडस्ट्रीज थे, यानी शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री, यानी एक्सक्लूसिवली स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या, फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पे तुम देखो आंसर लिखते हो, ठीक है, बस इतना लिख लिया, बट तुमको याद नहीं है ऐसे कौन सी इंडस्ट्रीज थे, इसलिए एक शॉर्ट फॉर्म लेके आया मैं तुम्हारे लिए। जो 17 इंडस्ट्री थे, यहाँ पे 4 टाइम्स ARO, उसको पढ़ लेना आरोज करके, आरोज याद रहेगा। आरोज क्या है, ए फॉर लिखो आर्म्स, ए फॉर लिखो यहाँ पे एमुनिशंस, ए फॉर यहाँ पे एटॉमिक, और ए फॉर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, आर हो गया रेलवे इंडस्ट्री, ओ हो गया ऑयल इंडस्ट्री, और एस हो गया शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है। बट ये देखो यहाँ पे दिमाग में 17 तो हुआ नहीं, मैंने इसलिए इसको लिख रखा है ताकि तुम्हारे एग्जाम्पल आंसर राइटिंग में थोड़ा सा हेल्प हो कि कुछ इंडस्ट्री की एग्जाम्पल तुम दे सको, ठीक है। 17 इंडस्ट्री ना तुम याद रख पाओगे ना, वहां पे लिखने में कोई फायदा है। अब आगे लिखो 12 इंडस्ट्री किस में आ जाएगा, ये प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, यानी पार्शियली स्टेट और पार्शियली प्राइवेट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। यानी इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया यहाँ पे माफिया करके, माफिया से आराम से याद हो जाएगा। एम फॉर यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री आ जाएगा, पहले यहाँ पे हमें माइनिंग इंडस्ट्री, और ए फॉर एल्यूमिनियम, और यहाँ पे FI कंबाइन कर लेने साथ में, FI क्या हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, और लास्ट में ए फॉर क्या आ गया, एग्रीकल्चरल गुड्स इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हो गया माफिया। बाकी जितने सारे इंडस्ट्री रहेंगे वो कहां पे रहेंगे, सब प्राइवेट ओन्ड, यानी प्राइवेट ओन्ड तो है, बट याद रखना दे आर रेगुलेटेड अंडर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। याद रखना इस एक्ट के अंदर क्या आएगा, उनको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम गवर्नमेंट। तो यहां से शुरू होती है लाइसेंसिंग की सिलसिला। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आता है, तो इसको ध्यान देना। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग यानी अगर तुमको न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो लाइसेंस चाहिए, अगर तुमको अपनी इंडस्ट्री की एक्सपेंशन करनी है, बढ़ानी है, तो भी लाइसेंस चाहिए।
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कोई तुमने नया प्रोडक्ट इसी सेम इंडस्ट्री में यहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू किया, तभी तुमको क्या चाहिए, लाइसेंसिंग चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हम बात करेंगे अभी SSI, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट डेट, इसको टिक मार सकते हो। ये क्या क्या है, यहाँ पे देखो SSI, यहाँ पे क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये एस्टेब्लिश हुआ 1955 में अंडर कार्वे कमिटी। ठीक है, याद रखना। मेन मोटिव क्या था इसका, मेन मोटिव ये था कि देखो इंडिया जो कंट्री है वो लेबर सरप्लस कंट्री है, यानी यहाँ पे हर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को छोटे इंडस्ट्री होगा वो लेबर से काम कराएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन इसमें लगाया कि जाहिर सी बात है, अगर कोई मशीन यूज कर रहा है तो उसके कॉस्ट कम होगा, वो प्रॉफिट ज्यादा करेगा और कम प्राइस में मार्केट में बेच सकता है। तो उसके हिसाब से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अपनी प्राइस को उनसे मैच नहीं कर पाएंगे, तो लॉस झेलेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको क्या किया, रिजर्वेशन की दिया, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि इन फार्म ही बना सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन। किसको कर दिया, इनको, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, बिग फार्म से, SSI को। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हमारे फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का मतलब क्या था, यानी फॉरेन सेक्टर हमारे पास उस टाइम पे क्या पॉलिसी, मैंने बोला अभी, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बाहर से हमने गुड्स मंगाने नहीं है, सेम गुड्स को हम इंडिया में क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है, इसलिए हमारा पॉलिसी क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल लगाया, टैरिफ एंड कोटा। ये समझाता हूं क्या है टैरिफ का मतलब, क्या है, टैक्सेशन, यानी उस टाइम पे जो सामान इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर 250% तक गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ताकि यहां पे आके बहुत महंगा हो जाए, लोग इसको लेना। अब कोटा, कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी तुम इतना ही सामान मंगा सकते हो, इससे एक्स्ट्रा मंगाओगे तो तुम आ नहीं सकता, वो मंगा नहीं सकते, वो पोर्ट में पकड़ा जाएगा, वो अलाउ नहीं करा, यानी कोटा फॉर क्वांटिटी, टैरिफ फॉर टैक्स। ठीक है, एक चीज मैं और बोल गया था, मैं यहाँ पे तुमको बता दूं क्या है वो। आज जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है वो, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो उसकी स्टार्टिंग डेट कब हुआ था, लिखो यहाँ पे 1966, लिखो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर तुमको डेट पूछा तो इसमें डाल देना 1966 में स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। दो फेज में हुआ था, 60s to 70 का मतलब क्या है, 1960 से लेके 1970, और यहाँ पे 1970 से लेके 1980, ये है, यानी 60s का मतलब 10 साल की एक गैप मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग डेट कब हुआ था, 1966 में, ये था इंपॉर्टेंट। हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर तुमको समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों से शेयर करना, लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना।